हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास की एक स्पेशल सीरीज़, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। देखिए, शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है, तो खेल पद्धति से अगर हम बात करें तो बच्चे का मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास अगर हम बात करें तो वृद्धि और विकास का उदाहरण भी हो गया एक तरीके से। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है। यानी कि डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि डिसलेक्सिया जो है इससे संबंधित विकार है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया जो है वो है पठन संबंधी विकार। और परीक्षा में पूछा जा सकता है एक और कि एलेक्सिया भी अगर आए तो एलेक्सिया भी क्या है, डिसलेक्सिया से ही संबंधित बात है। तो ये भी पठन विकार से ही संबंधित है। और हो सकता है कि अगली बार परीक्षाओं में आ जाए कि गणितीय संबंधी विकार, तो डिस्कैलकुलिया याद रखें, डिस्कैलकुलिया। और लिखने की अक्षमता अगर आपसे पूछेगा, लिखने से संबंधित विकार अगर आएगा तो लिखने की क्षमता में बात करेंगे तो अग्रेफिया, अग्रेफिया हो जाएगा और डिसग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, अंधे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सटीक आंसर है वह है सेकंड, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो जो अंधे बच्चे होते हैं उनकी अगर हम बात करें, उन्हें जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह की जाती है ब्रेल लिपि के द्वारा। और ब्रेल लिपि की जो खोज की थी वो की थी लुइस ब्रेल ने। ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर बच्चा अंधा नहीं है, पूर्ण अंधा नहीं है, यानी कि उसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो जहाँ तक कोशिश हो सके उस बच्चे का जो अंधेपन दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि उसका अगर चश्मा बनवा देना चाहिए, ऑपरेशन से ठीक हो सकता है तो ऑपरेशन करवाना चाहिए। और अगर वो ठीक हो जाए तो फिर उसे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चा अगर पूर्ण अंधा है तो स्वाभाविक बात है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो पहले। तो इसमें फोकस कर रहा है स्पेशली, नहीं है, नहीं ढूंढना है आपको। यानी कि एक जो चीज़ है जो कि प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। तो सृजनात्मक विचार, हाँ ये तो होती है। दूसरों के साथ झगड़ना, जी ये नहीं होती है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जी हाँ। और जिज्ञासा, बाकी की ये जो तीन हैं ये प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली बच्चे होने का संकेत नहीं है भैया। अगर ये गुण है तो बच्चे कौन सा हो जाएगा, समस्यात्मक बालक हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है। यानी कि पूरा का पूरा कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में अगर हम आपसे बात करें, मानसिक विकास से रिलेटेड अगर पूरी बात कही जाए, तो इसके बारे में जो रिसर्च की स्पेशली वो की थी जीन पियाजे ने। यानी कि हो सकता है परीक्षाओं में आपसे आगे पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता दें जीन पियाजे ने दिया है। और डायरेक्ट अगर यह पूछा जाए, ये एक जो इनके द्वारा फैक्ट दिया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है, तो जीन पियाजे को जाता है। बात है पावलोव की, तो पावलोव से अगर हम बात करें तो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया वो दिया अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। ठीक है। और कोहलबर्ग ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया। और स्किनर ने जो बताया वो बताया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था वो दिया। ठीक है। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग जो किया था कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, और स्किनर ने प्रयोग किया चूहे के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती
लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। यानी कि एक बच्ची है जो कि घर में तो बात नहीं करती, बिल्कुल शांत रहती है, गुमसुम सी रहती है, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बातें करती है। ऐसा है तो क्यों? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी हाँ, ये सटीक आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला डी, क्योंकि उसके विचारों को जो मान्यता मिलती है वो विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। वो घर पर कोई बात कहती होगी तो उसकी बात को कोई सुनता नहीं होगा, इसलिए अगर हम बात करें तो विद्यालय में बच्ची बात करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है 7 क्वेश्चन कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है यानी कि जुड़ा हुआ है? तो विद्यार्थियों की क्षमताओं को अगर आप पता लगाएंगे तो आपको किस चीज का अध्ययन करना होगा? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो जी हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा आप इन बातों का पता लगा सकते हैं। अगला है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य है मोटिवेशन। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या भूमिका निभाती है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो देखिए, अगर आप बच्चे को क्या है, कोई चीज़ सीख रहा है और उसमें अगर आप उसे मोटिवेट कर देते हैं तो उस चीज़ में उसका क्या है, इंटरेस्ट और ज़्यादा जाग जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम आपसे बात करें तो जब हम छोटे थे तो आप भी स्कूल में जब जाते थे तो जो भी होमवर्क था वो कंप्लीट किया तो लास्ट में जैसे जो भी मैम या सर होते थे वो कॉपी में लिख दिया वेरी गुड। तो इसको 4 लोगों को आप आकर दिखाते थे घर पे कि हमें आज कॉपी में वेरी गुड मिला। तो ये जो है फिर अगले दिन क्या करते थे, आप जो होमवर्क था उसे खुद से अच्छे से कंप्लीट करके ले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये वेरी गुड ने एक मोटिवेशन का काम किया जिससे आपका उस कार्य के प्रति इंटरेस्ट जाग गया। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे पहले तो बात हो रही है प्राइमरी लेवल की, तो देख लेते हैं। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्यता और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो देखिए, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। और जब आप कक्षा में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिलेंगे। तो ये जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों का जो मानसिक स्तर है वह एक समान नहीं है। सभी का मानसिक स्तर कैसा है, अलग अलग है। हो सकता है कि कुछ बच्चे किसी कार्य को जल्दी सीख जाएं, हो सकता है कुछ उस बच्चे उस कार्य को या जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे देरी से सीखें। तो इसके लिए आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वह पड़ेगी धैर्य और दृढ़ता की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके समक्ष उपस्थित है उन चीजों के बारे में। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, अब इन अवस्थाओं से संबंधित मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। ये जो चारों अवस्थाएं हैं ये जो दी गई हैं वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में दी गई है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, इसको विशेष रूप से याद रखें। और हो सकता है कि अगली बार इन अवस्थाओं से संबंधित तो पूछ लिया जाए कि इनका जो एज रेशियो है वो कौन सा है। तो संवेदी प्रेरक जो अवस्था है ये सबसे प्रारंभ की अवस्था है, तो इसका जो समय है वो है 0 से 2 वर्ष। दूसरे नंबर पर आती है पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए है। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक जिसे अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं, यह है 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो जिनका आगामी यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है अपकमिंग सीटेट और एमपीटेट का, तो उनके लिए भी इसको शेयर कर दें। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव,
जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो देखिए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो थे उन्होंने क्या किया कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है समग्र। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र, यानी कि ओवरऑल पूरी की पूरी घटना को वहां पर देखा जाए। तो गेस्टाल्टवादी 3 वैज्ञानिक थे। तो कौन कौन थे? वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर। 3 थे। कौन? वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर। तो स्पेशली अगर बात आती है तो कोहलर, यानी कि हो सकता है अगली बार सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछ लिया जाए, तो कोहलर ने प्रयोग किया था उस पर, और सुल्तान नाम का कोई चिंपांजी था उस पर प्रयोग किया था इसने। ठीक है। पावलोव, तो पावलोव का ऑलरेडी हम पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ठीक है, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांतिया कुत्ते पर प्रयोग किया है इन्होंने। जीन पियाजे की बात हो ही चुकी है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और वाइगोत्स्की की अगर बात आती है तो जो लेव वाइगोत्स्की थे इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब तो इसे आप आंख बंद करके बता देंगे। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे द्वारा। तो इसकी जो पहचान की गई बौद्धिक अवस्थाएं 4 बताई हैं किसने? जीन पियाजे ने बताई हैं। ठीक है, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। और कोहलबर्ग ने, तो बात करें कोहलबर्ग ने अगर हम बात करें तो नैतिकता के बारे में बात की, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए। नैतिकता के 3 स्तर बताए और इनके प्रत्येक स्तर में इनके में 2 चरण थे। तो इस प्रकार अगर 3 स्तर में कितने चरण हो जाएंगे? कुल 6 चरण हो जाएंगे। स्तर पूछा जाएगा तो 3 है और चरण पूछा जाएगा तो 6 है। एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया और इन्होंने जो अवस्थाएं बताई वो 8 अवस्थाएं बताई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्रेड 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो अपने ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं किशोरावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को बच्चे की सीखने की प्रोसेस में कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो अग्रोन्मुखी यानी कि माता पिता को आगे बढ़कर बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, जो भी समस्या हो उसमें बाकायदा निर्देश देना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह दर्शाता है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, एकीकरण के सिद्धांत में अगर हम आपसे बात करें तो एकीकरण के सिद्धांत में, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा पहले संपूर्ण हाथ को चलाता है, संपूर्ण अंगों को चलाएगा और उसके बाद उसके हिस्सों को, और उसके बाद इन दोनों को कोऑर्डिनेशन में चलाएगा, एक साथ संयोजित करके चलाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। पूछा भी जाता है कई बार कि बच्चा पहले संपूर्ण अंगों को चलाए, उसके हिस्सों को, फिर दोनों को एक साथ संयोजित करके चलाए, तो वह किस सिद्धांत का पालन करेगा? तो एकीकरण का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता क्या कहेगी? तो व्यक्तिक भिन्नता ये कहती है कि दुनिया में कोई भी 2 लोग एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, और परस्पर संबंध ये कहता है कि विकास जो है, विकास के जितने भी चरण हैं या विकास के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, एक दूसरे से परस्पर कनेक्टेड हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।